हेलो स्टूडेंट, आज हमारी रीनीट क्विक रिवीजन सीरीज फॉर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें क्या बताया गया? सबसे पहले बताया गया कि जो एटम्स है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी मटेरियल की, और उनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। दे आर इनडिविजिबल। दूसरा, एटम्स जो हैं जो सेम एलिमेंट के होते हैं, सेम मटेरियल के, वो शो करते हैं सेम मास एंड सेम प्रॉपर्टीज। तीसरा, एटम्स फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कंपाउंड, ठीक है। और देखो, इसमें अब एक चीज ये बताई गई थी कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आया समझ? अब इसकी जो ड्रॉबैक्स थी वो लिखो। ड्रॉबैक्स, सबसे पहले इसमें बताया गया था कि एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और डिवाइड नहीं किए जा सकते, लेकिन एटम्स डिविजिबल है। इनके अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। दूसरा, एटम्स जो है वो चार्ज एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। एटम्स एक्वायर चार्ज। आया समझ? ठीक। अब दूसरा है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसने क्या कहा? देखो, पहले तो इसके अदर नेम है। एक तो वाटर मेलन मॉडल, दूसरा प्लम पुडिंग मॉडल, तीसरा पुडिंग रेजिन मॉडल, ठीक है। इसमें क्या कहा कि एटम एक वाटरमेलन जैसा है और उसमें जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि पॉजिटिव चार्ज में धसे रहते हैं। पॉजिटिव चार्ज अब उसको किसने कहा है? रेड पार्ट को। ये हैं सीड्स, इनको कहा था इलेक्ट्रॉन्स। ये है रेड पार्ट, इसे उसने कहा था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मॉडल एटम का। देखो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखो, रदरफोर्ड ने क्या किया? एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे। देखो, ये एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। अब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो हर तरफ से फेंकता रहता है रेडिएशंस, लेकिन हमें चाहिए एक ही डायरेक्शन में। तो इसने क्या किया कि इसके ऊपर एक लेड का सोर्स लगा दिया, ठीक है, और यहां बीच में इसने एक गोल्ड फॉइल रख दी और इस साइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की एक शीट लगा दी,
ताकि जो अल्फा पार्टिकल इसे पेनिट्रेट करके जाए वो सीधे यहाँ पे देखो इसमें न्यूक्लियस भी होगा एटम में, एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो इनको अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है He2+, न्यूक्लियस का चार्ज होता है प्लस, He का भी प्लस, H अल्फा पार्टिकल का भी प्लस चार्ज है, वो इन्हें डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे जाएंगे तो इस पे कहाँ कार टकराए तो उससे जो अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन शो होगा, वो देखने के लिए उसने ऐसा सेटअप बनाया। अब देखो समझते हैं हुआ क्या फिर। ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस और ये पूरा एक एटम। इसमें सबसे पहले अल्फा पार्टिकल आए यहाँ पे, वो अनडिफ्लेक्टेड होके चले गए, यहां से भी अनडिफ्लेक्टेड हो गए, फिर यहां से आए ये भी अनडिफ्लेक्टेड हो गए, और फिर यहां से आए ये भी अनडिफ्लेक्टेड हो गए। अब जैसे जैसे और ज्यादा पास आ गए न्यूक्लियस के, तो इसने अल्फा पार्टिकल को रिपेल करना शुरू कर दिया, ये यहां पे गया और ये यहां से आए जो ये यहां पे गए। अब देखो अगला जो पार्टिकल वो बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने, ये सीधा 180 डिग्री पे हो गया टर्न, ठीक है, ऐसे आया और ऐसे के ऐसा चला गया, समझ आया। अब हमें देखनी है इसकी ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशन इसमें सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स goes undeflected, few particles are deflected at small angles, ठीक है। और तीसरा है very few particles deflected at 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो वेरी फ्यू का क्या मतलब है, 1 आउट ऑफ 20,000, आया समझ, ठीक। अब रिजल्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने निकाले कंक्लूजन, रिजल्ट। रिजल्ट्स में क्या था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। उसके बाद देर इज सम पॉजिटिव चार्ज इन एटम। थर्ड है पॉजिटिव चार्ज इज concentrated at center, ठीक है। अब लिख लेते हैं पेनिट्रेटिंग पावर, गामा की बीटा से ज्यादा और बीटा की अल्फा से ज्यादा। गामा की जो पेनिट्रेशन पाती है वो है 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल की होती है पेनिट्रेशन 100 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। आया समझ, ठीक। रिजल्ट्स के बाद आते हैं हम इसके जो पोस्टुलेट्स थे। देखो पहला पोस्टुलेट था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है। दूसरा है मास ऑफ एटम इज concentrated at center।
तीसरा है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर present in nucleus and collectively called न्यूक्लियस। ठीक है। चौथा है जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है इज मच शॉर्टर देन इज मच शॉर्टर देन रेडियस ऑफ एटम। ठीक है। अब आते हैं इसकी ड्रॉबैक्स पर। ड्रॉबैक्स देखो, सबसे पहला है कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल में क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते रहते हैं एक एनर्जी लेवल पे, एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिट में। ठीक है। और एक थ्योरी है मैक्सवेल्स थ्योरी। इसने क्या कहा कि एक्सेलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स एनर्जी फैक्ट था, उसकी एनर्जी बार बार कम होती रहती है। एमिट्स एनर्जी एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। देखो, ठीक है। अब देखो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को रिलीज करता रहेगा, और एनर्जी कम हुई तो इस एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल पे फिर ये मोशन में ये करता जाएगा, ये ऐसे आता जाएगा नीचे नीचे नीचे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये न्यूक्लियस पे बॉम्बार्ड कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये कॉन्स्टेंटली एक ही एनर्जी लेवल में कैसे फ्लो कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। दूसरा, उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कांट एक्सप्लेन नहीं किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये हो गया आपका रदरफोर्ड मॉडल। अब देखो, थोड़ा सा देख लो, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो की थी जे थॉमसन। दूसरा, प्रोटॉन की किसने की थी? गोल्डस्टीन। तीसरा क्या था? न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक। ठीक है। देखो, हो गया। अब आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसको हम कैथोड रे भी बोलते हैं, कैथोड रे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे। देखो, हमने एक ट्यूब ली, 2 इलेक्ट्रोड दिए, इस वाले इलेक्ट्रोड से हमने नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दिया, ये हो जाएगा कैथोड बनेगा हमारा। देखो, ये हाई वोल्टेज, ठीक है, ये है एनोड, ये है कैथोड। देखो, हाई वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू करेंगे। ये यहां से आ गया, ये यहां से, यहां से, यहां से, ये यहां से, और फिर ये यहां से। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकले और एनोड की तरफ चलने लगे एक स्ट्रेट पाथ में, इसे बोलते हैं कैथोड रेज। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इनकी लिखते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड। दूसरा है जो कैथोड रेज है,
कैथोड रेज जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। तीसरा, जो कैथोड रेज हैं, ये जो कैथोड रेज होती हैं ये अनडिटेक्टेबल होती है। कैथोड रेज कांट बी जो होती है आर इन विजिबल, नहीं दिखाई देती। सो दे आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग फ्लोरेसेंट मटेरियल। ठीक है। चौथा है कि जो कैथोड रेज होती हैं वे ट्रैवल करती है, ट्रैवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। उसके बाद होता है जो कैथोड रेज है E/M रेशियो ऑफ कैथोड रेज is independent on material of cathode और ठीक है, हो गया। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। डिस्कवरी ऑफ, इसको बोलते हैं हम एनोड रेज और कैनल रेज। अब देखना, हमने फिर से एक ट्यूब ली, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये यहाँ पे लाके पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। ये हो गया हमारा एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। अब यहां से प्रोटॉन्स निकलेंगे और इसमें भरी होती है गैस। यहां से जो है इसमें से प्रोटॉन निकलेंगे। अब जब प्रोटॉन निकलेंगे तो वो जाएंगे और एक गैस के मॉलिक्यूल पे टकरा जाएंगे। अब एक प्रोटॉन गया है तो बाहर क्या निकलेगा, एक प्रोटॉन। ऐसे करके ये सभी प्रोटॉन एमिट करते हैं और ये बन जाती है एनोड रेज। चलो इनकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है एनोड रे की, दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, ट्रेवल्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, डिपेंड्स अपॉन गैस यूज। क्योंकि देखो प्रोटॉन किसके निकलेंगे, जो गैस होगी उसके निकलेंगे, ठीक है। तो इनका E/M रेशियो भी, इनका E/M रेशियो भी डिपेंड ऑन गैस फिल्म। अब देखो ये जो है बिहेव लाइक ए पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। और जो कैथोड रेज होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। हाँ, हो गए आपकी जो एनोड रेज है वो भी होगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा बोहर मॉडल। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं वेव के बारे में। ये है वेव, इसका 2 जो पीक होते हैं उनके बीच की दूरी होती है लैम्डा, ठीक है। लैम्डा को बोलते हैं हम वेव लेंथ। देखो जो इसकी स्पीड आएगी वो आएगी λ/t। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/t। तो 1/t क्या होगा इसमें, न्यू
C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। और देखो एक आता है वेव नंबर होता है 1/λ। ठीक है, हो गया। ठीक, अब आता है आपका बोहर मॉडल। बोहर, देखो बोहर मॉडल ने क्या किया, सबसे पहले तो एक्सप्लेन किया डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ऑफ रेज कर लो, डुअल नेचर ऑफ रेज। दूसरा है एक्सपेरिमेंट गिव सम इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है डुअल नेचर ऑफ, क्या होता है डुअल नेचर, रे लिख लो या लाइट लिख लो, लाइट। एक तो होता है वेव नेचर। वेव नेचर क्या होता है, जो शो करे, शोज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। और एक होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर क्या आता है, एक आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। दूसरा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम शॉर्ट में PEE लिख देंगे। अब बात करते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी की। प्लैंक क्वांटम, देखो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या होगा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में कहा गया कि जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है, वो पैकेट्स के फॉर्म में है। एनर्जी पैकेट्स फॉर्म, ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। पैकेट्स आर, और ये जो पैकेट्स होते हैं इनको बोलते हैं क्वांटा, और इन केस ऑफ लाइट के केस में इनको बोल देते हैं फोटोन। ठीक है, अब देखो जो इस फोटोन की एनर्जी होगी उसको कहा गया है कि ये सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के। अब देखो E इक्वल आएगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन आएगा कांस्टेंट h न्यू। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हो गया। अब देखो न्यू क्या होता है, c/λ, तो ये आ जाएगा hc/λ। और एक आता है फॉर्मूला आता है, और यहाँ पे हमारा 12,400/λ। लैम्डा आप लेंगे एंगस्ट्रॉम में और रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये थी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। लैम्डा दे दी आपको 40 एंगस्ट्रॉम, फाइंड एनर्जी कितना था 12,400/λ इन एंगस्ट्रॉम में दी गई है 40, और ये किस में रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ से आएगा 320, ये आ गया 320 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हुआ यहाँ से क्लियर कुछ? ठीक है। दूसरा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ये एक मेटल है, उस पर एक फोटोन आया और उस फोटोन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, जो मेटल सरफेस है मेटल सरफेस से बाहर निकाल दिया इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, कोई भी फोटोन आया, उसकी एनर्जी थी E। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने किया इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर, और जो कम से कम एनर्जी होती है जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगती है उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, उसे डिनोट किया जाता है W नोट। और उसमें और जो बाकी बच गई एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो सीधे चलता ही चला गया, उससे क्या पता चलता है जो बाकी एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देने में खर्च होगी। और वेलोसिटी से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एच न्यू, वर्क फंक्शन का क्या होता है, एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी न्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन टू एमिट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे साइड में लिख दो, जो न्यू नोट की वैल्यू होती है वो होती है C बाई लैम्डा। अभी लैम्डा नोट क्या है, देखो जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है लैम्डा के। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो लैम्डा होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, ये आएगी, नहीं एक मिनट, ये मैक्सिमम नहीं थी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी मिनिमम, कम से कम जो अमाउंट चाहिए फ्रीक्वेंसी का वो। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो लैम्डा होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। हाँ समझ, ठीक। आप पढ़ेंगे ग्राफ, देखो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी यूज किया, आप तो सीधा लिख लो, एच न्यू ले लेंगे वाई एक्सिस पर, काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, देखो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, एच न्यू नोट के इक्वल, ये मान लो एच न्यू नोट की वैल्यू, यहाँ पे थी काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, एक ग्राफ ऐसे आता है और एक आता है काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे, और ये कितना था एच न्यू एक्स एक्सिस। अब काइनेटिक एनर्जी जब जीरो थी तो कुछ ना कुछ जो काइनेटिक एनर्जी जब जीरो थी तो कितना वैल्यू था एच न्यू नोट, तो एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नोट। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी गई इंक्रीज करती, तो ये दो ग्राफ बनेंगे आपके। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी का फर्क, इंटेंसिटी से क्या होगा, देखो ये एक इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में देख रहे हैं, ये एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे एक फोटोन आया, इसने किया एक इलेक्ट्रॉन इफेक्ट एमिट। अब देखो फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन एमिट किया, अब इसी एनर्जी के कितने ही फोटोन डाल दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो, जितने फोटोन उतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो एनर्जी है वो सब फोटोन की सेम है, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ना वो सभी इलेक्ट्रॉन्स की आएगी सेम। ठीक है, इनमें है ग्राफ ये, कुल मिला के इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं रहता, इंटेंसिटी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी रहती है कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी ले ली एक बार हमने ऊपर, और यहाँ पे ले लिया हमने इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करता है। मान लो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ ये थी, तो इंटेंसिटी बढ़ाते गए, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी वो रही कांस्टेंट। देखो अब लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को एक्स एक्सिस पे, इंटेंसिटी को लेते हैं वाई एक्सिस पे। जब काइनेटिक एनर्जी इतनी थी तो इंटेंसिटी को बढ़ाते गए, लेकिन क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कुछ होगा तो हाँ एक क्वेश्चन है एक एनर्जी की जो वेवलेंथ दे रखी हुआ 2000 एंगस्ट्रॉम और दूसरे की दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसमें क्या निकालना है, इनके एनर्जी का रेशियो निकालना। अब देखो एनर्जी क्या होती है एच सी बाई लैम्डा। देखो एच है प्लस कांस्टेंट सी है लाइट किस पे 3 × 10⁸ ये भी कांस्टेंट, तो एनर्जी आ गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा।
तो भाई E1 बाई E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4000 बाई 2000, इससे कैंसिल करेंगे 2 तो ये आ जाएगा 2/1। आंसर है आपका 2:1, किसमें और किसमें, E1 और E2 रेशियो। ठीक है, अब बोहर मॉडल पे आते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे आप थोड़ा सा। ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, और आप लिख सकते हो एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मीन्स जो कोई भी एटम 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, Be 3 प्लस, एल कार्बन 5 प्लस, और कार्बन के बाद नाइट्रोजन कितने 7 6 प्लस। ठीक है, इन सब में 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इनके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल। अब देखते हैं पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। सबसे पहले इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है एक कांस्टेंट एनर्जी लेवल पे, उसको बोलते हैं ऑर्बिट शेल। ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ अराउंड nucleus called orbit shells energy levels, orbit shells energy level। ठीक है, दूसरा है कि देखो एंगुलर मोमेंटम इसका, देखो जो भी ये न्यूक्लियस है, ये कोई ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो भी अट्रैक्टिव फोर्स है ना, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस। देखो न्यूक्लियस में क्या होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और प्रोटॉन्स पे प्लस ई चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स की संख्या को हम कहते हैं Z, और Z इंटू ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नहीं नंबर ही चार्ज ऑन, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, और ये आ जाएगा ही, अब माइनस ही लिख दो बना लेते तो मोड है, बाई आर स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा mv बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। देखो अलग से लिख दो, के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब तीसरा इसने दिया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंप्लीट मल्टीपल होता है h/2 पाई के। आया समझ, हो गया इतना? ठीक, n यहाँ पे क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यूज हो सकती है 1 2 3 4 5 एंड सो। ये हो गए पोस्टुलेट्स। अब आएगी एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन ऑफ बोस। देखो एप्लीकेशन में इसमें जो है सबसे पहले आएगी रेडियस ऑफ एटम, टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ एटम। देखो हमने पढ़ा था कि जो
उनका जो चार्ज है, उनका जो फोर्स है अट्रैक्शन का, के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, उसे बैलेंस करता है एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे एक आर से कट गया, ये एक आर, तो ये कितना आ गया, के जेड ए स्क्वायर बाई आर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एम वी इंटू वी। अब देखो हमने पढ़ा था एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, यहाँ से निकाल लो v की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m और r नीचे चले जाएंगे, n h बाय 2 पाई m r, ये आ गई है भाई हमारी v की वैल्यू। इसमें अब इस v की वैल्यू को m v की वैल्यू पुट करनी है, नीचे r आएगा सिर्फ m v की निकालनी है, m v की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है, एन एच बाई 2 पाई आर, ठीक है। अब इसे हम पुट कर देंगे इस एम वी में, एक मिनट में v की वैल्यू निकालनी थी बस। देखो ये कितना है, एम वी स्क्वायर, तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आई एन एच बाई 2 पाई एम आर, इसे कर देंगे इस v में पुट, तो r की वैल्यू हमारे पास आएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। लेकिन न्यूमेरिकल से हम क्या यूज करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, और ये वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, हो गया। इस पे देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, r इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन है ये रहा, इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर एटम, जो सेकंड बोहर एटॉमिक ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की जो वो है रेडियस, वो दे रखी है 2.12 एंगस्ट्रॉम, फाइंड रेडियस सेम। अब देखो सेम ऑर्बिटल है, उसके लिए रेडियस ऑफ जो Li2 प्लस जो एटम है उसकी रेडियस फाइंड करो, रेडियस, ठीक है। देखो हमें दी गई है सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, और फाइंड करानी है Li2 प्लस की सेम बोर ऑर्बिट की दी सेकंड ऑर्बिटल की वैल्यू। तो सॉल्यूशन आएगा, देखना जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। अब देखना जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस, इसमें करेंगे हम एन स्क्वायर बाई जेड ऑफ कितना हाइड्रोजन बाई एन स्क्वायर बाई जेड ऑफ Li2 प्लस। अब देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि सेम बोर ऑर्बिट है। जेड Li का कितना है, Li का जेड होता है 3 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसका आ गया 3/1, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो रेडियस करनी है Li2 प्लस की फाइंड करनी थी, तो ये आ जाएगा Li2 प्लस उधर चला जाएगा और 3 आ जाएगा अपॉन में। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितनी रखी है 2.12/3, इसे कर दो डिवाइड 0.7066 एंगस्ट्रॉम, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी, इसकी जो एप्लीकेशन होती है 2, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। देखो
जो इनका अट्रैक्टिव फोर्स है के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये बैलेंस करता है एम वी स्क्वायर बाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, के जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम वी इंटू वी। अब देखो एम वी आर इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम इसका ये होता है एच बाई टू पाई। यहाँ से निकाल दो एम वी की वैल्यू आई एन एच बाई टू पाई आर। ठीक है, इसे कर दो यहाँ पे पुट। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो के जेड ई स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू एम वी की जगह एन एच बाई टू पाई आर इंटू वी। आर से हो गया आर कैंसिल, तो यहाँ से जो v की वैल्यू है वो आई टू पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच, तो ये आई है v की वैल्यू। और अगर इसको थोड़ा सा और आगे लिखे तो v आएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बाई एन। ठीक है, और हो गया इतना। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हुआ, हो गया। अब देखते हैं एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिख देते हैं वेलोसिटी का, यहाँ पे नहीं लिख रहे, यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी इज इक्वल 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, थर्ड ऑर्बिट। वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन, लिथियम 2+ आयन कितनी है, फाइंड करनी है ये। ठीक है, और दूसरा दे रखा है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन की दे रखी है। हाँ, किसकी फाइंड करनी है अब हमें, लिथियम की वेलोसिटी। सेकंड लिथियम की हमें फाइंड करनी है, और हाइड्रोजन की जो है दे रखी है हमको। एक मिनट, क्वेश्चन ही गलत है। द लिथियम का जो हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। खैर छोड़ो, इस आसान सा टॉपिक है, क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की। अब आते हैं थर्ड पे। देखो भाई, क्वेश्चन लिखो। देखो, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ लिथियम 2+ आयन, वो भी थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट या फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, का रेशियो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, अब इसका देखो, Z बाई एन के वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है। Z कितना है लिथियम का, 3, और N कितना, वो भी 3। अब ये H2 मॉलिक्यूल प्लस इसका Z कितना आएगा, 2, और जो ऑर्बिट दे रखे वो भी दे रखे 2। इससे एक से रेशियो आ गया 1/1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, बोर मॉडल की में। टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ा था के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आर से कट जाएगा आर, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करो। देखो, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू हाफ एम वी। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो ये आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं के Q1 जेड ई, ये प्लस का था, Q2 ये माइनस ही है, बाय आर।
ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। या फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखें तो इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ये जो अब देखना इसको टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं हम। टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है के जेड ई स्क्वायर बाई 2r और ये है के जेड ई स्क्वायर बाई आर इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो ये आ गई टोटल एनर्जी। अब देखो रेडियस की वैल्यू थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। इसको हम इसमें कर देंगे पुट, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय 2, ये माइनस था 2 आर था, आर की जगह पुट गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो ये आएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ए की पावर 4 बाई 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आएगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अब जब इसको थोड़ा सा और अब इसमें कर दिया हमने वैल्यू पुट, ठीक है। अब देखना जो टोटल एनर्जी है वो हमारी आई है ये आ गई माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा जूल में। अगला आएगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस 1312 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये आ गया आपका 1312 नहीं था ये 312, ये आ गया आपका क्या किस में आ गया, कैलोरी में। टोटल एनर्जी एक आएगा फिर आपका माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आएगा आपका। देखो अब हम देखेंगे इस पे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ एच एटम। एनर्जी ऑफ सेकंड एटम एच की, जो एच एटम की सेकंड ऑर्बिट है उसमें जो एनर्जी है वो है माइनस 328 किलो जूल पर मोल। फाइंड एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट, तो हमें फाइंड करनी है हाइड्रोजन एटम की ही फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी। यहाँ पे ए निकाल दो, यहाँ पे भी ई लगा दो। देखो अब एनर्जी जो है वो डायरेक्टली जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड तो हाइड्रोजन के लिए 1, तो सबसे पहले इसे ले लो E1 नहीं सेकंड है ना, सेकंड में ले लो, और इसे ले लो E4। अब देखो E2 बाई E4। देखो Z सेम है लेकिन जो N है ना, N डिफरेंट है। N इसमें 4 है और इसमें 2 है। N इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो 4 का यहाँ पे Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये जाएगा ऊपर 4 का स्क्वायर और इसका आ जाएगा नीचे 2 का स्क्वायर। 16 बाई 4 4 जा, ये आ गया इसका रेशियो, ये आ गया आपका 4। तो जो फोर्थ ऑर्बिट में है वो आएगा माइनस 328 बाय 4 4 8 जा 4 2 जा, ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दे रखी है, किलो जूल पर मोल। हो गया, ठीक।
अब देखो आप आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो एक हाइड्रोजन एटम है, एक मिनट ये रहने दो, ये है न्यूक्लियस और ये है एक एटम और उसका यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये भी एक ऑर्बिट होगी, ये भी एक ऑर्बिट थी, ये भी एक ऑर्बिट, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट ऑर्बिट होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दी गई एनर्जी और ये इलेक्ट्रॉन निकला है बाहर, बिल्कुल इनफाइनाइट की स्टेट पे, इनफाइनाइट में, ठीक है। आप देखना तो डेल्टा ई कितना आएगा, ई फाइनल, ई इंफिनिटी माइनस ई कितना, ई वन। ई इंफिनिटी कितना होगा, देखो क्या होता है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन इंफिनिटी हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो। देखो डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 माइनस ई वन, ये आएगा माइनस ई वन, ठीक है। ये थी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस पे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको गिवन है 13.6। फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है हमको, जो He2 प्लस आयन, He2 प्लस आयन, ठीक है। देखो यहाँ पे He2 प्लस नहीं था, He प्लस आयन था, इसको करना है फाइंड। देखो आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है वो हमको दे रखी है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H एटम दे रखी है हमको 13.6, ठीक है। अब देखो हीलियम एटम के लिए फाइंड करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, देखो ई इंफिनिटी माइनस ई वन, ई इंफिनिटी होती है 0 और ये हो जाएगा माइनस ई वन, तो ये आएगा माइनस ई वन, He प्लस, ठीक है। अब देखना हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हाइड्रोजन एटम की दे रखी है, कितनी की है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम बाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He2 प्लस, ये फर्स्ट के लिए क्या है। तो देखो Z इसका n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर लिखेंगे, जेड स्क्वायर बाई एन, जेड स्क्वायर 1 और एन स्क्वायर भी 1, और इसका लिखेंगे अब हम, इसका आएगा जो जेड स्क्वायर है वो तो आएगा 4 और जो इसका एन स्क्वायर है वो आएगा 1, तो भाई देखो 1/4 आ गया। तो ई जो He प्लस है ना, ये 2 प्लस नहीं है भाई, प्लस है, वो आएगा 4 इंटू ई ऑफ हाइड्रोजन, 4 इंटू हाइड्रोजन कितनी है 13.6, इसको जब हम मल्टीप्लाई करें 4 6 24, 2 4 3 ये 4, ये आएगा 54.4, कितना आएगा जूल ले लो, जूल। तो हाइड्रोजन का जो He प्लस ये जो आया ना यही है उसकी E1, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कितना आया माइनस E1 मतलब 54.4 जूल, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है भाई, ठीक, क्लियर, ओके। अब आ गया हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर जूल पर एटम। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा ई कितना आएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में N1 से N2 में गया तो इसका आएगा फाइनल कितना है E2 माइनस E1। अब लगाते हैं इसमें फॉर्मूला, देखो 2.1, देखो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन के लिए Z होता है 1, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 1। अब
नेगेटिव तो अंदर ही रहने देंगे, 2.18 हम ले लेंगे दोनों में से कॉमन, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1 बाय नहीं -1/n2 स्क्वायर माइनस इंटू -1/n1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/n1 स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आएगा, जब हम ले आएंगे माइनस को बाहर, माइनस को बाहर नहीं, माइनस अंदर ही ठीक है, 2.18 इंटू 10 की पावर -18, ये आएगा 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो इसका थोड़ा सा और समझते हैं। देखो डेल्टा ई का फॉर्मूला हमारे पास है 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ पे n2 ग्रेटर देन n1 है। अब देखना ये आएगा सीधा रिडवर्क कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा डेल्टा ई, वेयर RH इक्वल टू रिडवर्क कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं बहुत। अब देखो थोड़े स्पेशल रीजन्स की बात करते हैं हम, जो कि जैसे लाइमन बामर सीरीज स्पेशल रीजन सीरीज। देखो जो स्पेशल रीजन सीरीज होती हैं लाइमन बामर पासना भी दिखाता हूँ आपको। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है, ये फिफ्थ एनर्जी लेवल है, और यहीं पे बना दो एक ये मान लो थर्ड, थोड़ा सा है थर्ड एनर्जी लेवल, ये फोर्थ एनर्जी लेवल, ये फिफ्थ एनर्जी लेवल, और ये सिक्स। अब ऐसे ऐसे करते करते हम आ गए इन्फिनिटी में। फर्स्ट की जो होती है एनर्जी होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की जो होती है वो होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन, तीसरे की -1.1 इलेक्ट्रॉन, 1.51 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 0.85 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे जाकर जाती है 0। अब देखो इन कोई भी रेज ये हो जाएगा n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, ये हो जाएगा n = इन्फिनिटी। अब देखो कोई भी रेज यहाँ पे आई फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट में कहीं से भी, चाहे वो आ जाए इन्फिनिटी से, इसे बोलेंगे हम लाइमन सीरीज, ठीक है। अब सेकंड में जो आए कहीं से भी इन्फिनिटी तक, वो होती है बामर सीरीज, बामर सीरीज। अब जो थर्ड में आए इन्फिनिटी तक कहीं से भी, उसको कहा जाता है पी फंड, पास्ट चन, लाइमन बामर पास्ट चन सीरीज, पास्ट चन सीरीज। और जो आए फोर्थ में, थर्ड में आ गए, थर्ड हाँ, जो आए फोर्थ में, उसको कहा जाता है लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, इसे कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। और जो आए फिफ्थ में, तो उसे कहते हैं हम, एक और बीच में बना लो भैया, n = 7, इसको कहते हैं हम पी फंड। अब जो आता है n7 में, ठीक है, इसको कहते हैं हम n7 नहीं n6 में, इसको कहते हैं हम हम्फ्री सीरीज। देखो जो लाइमन सीरीज होती है वो है यूवी रीजन में, ठीक है, और बामर होती है विजिबल, और बाकी जितनी आपकी बची है इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है, हो गया।
अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडवर्ग कांस्टेंट। देखो इसके, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है वो N2 से N1 या फिर ये ले लो एक E2 एनर्जी लेवल से E1 एनर्जी लेवल पे आ रहा है। तो इसके लिए जो अब रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, ये होता है वेव फंक्शन 1/λ इक्वल टू RH Z स्क्वेयर इंटू 1/N1 स्क्वेयर/1/N2 स्क्वेयर। दूसरा एक फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला आता है, फ्रीक्वेंसी होता है C/λ, इट इज RH C Z स्क्वेयर 1/N1 स्क्वेयर माइनस 1/N2 स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू देखो आप 109926। ठीक है, कितना है इसमें मीटर इनवर्स, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन ये वैल्यू है बस देखने के लिए, जो क्वेश्चंस में हमको यूज करनी है 1/RH की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये यूज होगी क्वेश्चंस के लिए, इसे याद रखना भाई। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे, देखते हैं इस पे कोई न्यूमेरिकल तो करवाता हूँ। देखो भाई क्वेश्चन देखो, फाइंड लैम्डा मैक्स 4 लाइमन सीरीज, 4 लाइमन सीरीज। देखो लैम्डा सीरीज के लिए लैम्डा मैक्स क्या होगा, लैम्डा मैक्स क्या होगा, देखो फर्स्ट लाइन को बोलते हैं हम, फर्स्ट लाइन में आता है हमारा लैम्डा मैक्स। क्यों? क्योंकि एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन जो है लाइमन सीरीज की वो है N2 से, N2 मतलब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। अब करते हैं कैलकुलेट, 1/λ मैक्स इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर था, हाइड्रोजन का जो Z स्क्वायर है ना, हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं वो 1 होता है, हाइड्रोजन का Z होता है 1/N1 स्क्वायर, N1 है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ से करेंगे सोल्व, ये आ जाएगा RH, ये आ जाएगा 1/λ और ये आ जाएगा 1 - 1/4 3/4। ठीक है, अब इसे करते हैं कैलकुलेट, लैम्डा मैक्स, लैम्डा को हम ऊपर ले गए, ये हो जाएगा उल्टा 4/3 इंटू 1/RH और वो भी आएगा एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, ये आएगा 4/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। 3 से काट दो, 3 से जब काटें 3 3 0 4। ठीक है, 4 4 16 4 3 12, ये आ गई इसकी लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, अब इसके बाद आती है बोर मॉडल की लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, सबसे पहला ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। दूसरा नोट एक्सप्लेन MVR इक्वल टू NH/2π। तीसरा नोट एक्सप्लेन why atoms combine to form compounds। चौथा है नोट एक्सप्लेन scattering of
spectral lines in presence of electric field and magnetic field। और पांचवा है can't explain wave nature of electron, wave nature of electron। ठीक है भाई, ये थी कुछ बोर मॉडल की लिमिटेशंस। अब बात करते हैं आगे। अब आता है एक मिनट मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। डस्ट नीचे गिर गया था, ठीक है। अब आता है मैकेनिकल मॉडल एटम। इसमें पहला है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये तो स्कूल वाला प्रिंसिपल बन गया, प्रिंसिपल। अब आते हैं इन पे, ठीक है। सबसे पहले आएगा डी ब्रोगली ठीक, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या कहा, जो कि वेवलेंथ है किसी भी पार्टिकल्स की वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P मोमेंटम इक्वल टू, फॉर्मूला इसका mv, और जो लैम्डा वो है वेवलेंथ। अब देखना, जो लैम्डा है प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएगा, आएगा कांस्टेंट। ये है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स जो h है, ठीक है। देखो अब करेंगे इसको हम मॉडिफाई, जो फॉर्मूला है। जब इसको करेंगे मॉडिफाई, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, इसको लिख सकते लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। अब देखो इसको यहीं पे लिख दे, बीच में लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी इज इक्वल टू h बाई एम वी। और क्या होता है मोमेंटम फॉर्मूला, h बाई अंडर द रूट 2 पाई m k e। नहीं एक मिनट, m k e, 2 पाई के ई आएगा यहाँ पे, सिर्फ 2 पाई के ई। के ई हो गया भाई हमारा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाई 2m। तो भाई 2 पाई नहीं आएगा, पहले एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ होगी। जो p की वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी रूट 2m की, 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसमें जब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है चार्ज इनटू वोल्टेज, h बाय काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 2m q v। और भाई ये v जो है ये वोल्टेज है, कभी वेलोसिटी समझ लो, ये जो v है ये है वोल्टेज, और ये भी है ये है वेलोसिटी, ठीक है। इसके ऊपर कराते हैं आपको अब एक दो क्वेश्चन। सबसे पहले देखो ग्राफ देख लो, इसमें पहले दिया गया था लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। देखो अगर हम ग्राफ लेते हैं लैम्डा यहाँ पे और पी यहाँ पे, तो ये आएगा ऐसा। और अगर हम ग्राफ लेते हैं
1/p यहाँ पे और लैम्डा यहाँ पे, तो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, ये भाई ये ऐसे है। ठीक है, ये है इसके ग्राफ। अब आती है क्वेश्चन की बारी। कहाँ गया? हाँ, एक ये लिख दो, लैम्डा ई जो होता है अंडर द रूट 150/v। ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए एंगस्ट्रॉम में, और लैम्डा प्रोटॉन क्या होता है, वो होता है 0.289/√v एंगस्ट्रॉम। इंपॉर्टेंट है भाई ये फॉर्मूले, जो है डायरेक्ट दे देगा फिर निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए नोट करना। प्रोटॉन फिर आएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या आएगी 0.101/√v एंगस्ट्रॉम। और इन तीनों फॉर्मूले जो v है वो है वोल्टेज, v इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब करो क्वेश्चन, क्वेश्चन आप हो जाएंगे सारे। इसमें देखो लैम्डा पी का सेम वोल्टेज है, लैम्डा पी बाई लैम्डा ई फाइंड करो। ठीक है, फाइंड, और इसमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ पी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ ई, ये सेम दे दिया। ठीक है, अब देखना लैम्डा जो है वो होता है h/√2m के ई 2m/qv। देखो चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है सेम। ठीक है, 1 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे ई, तो ये आएगा अंडर द रूट एम के, वोल्टेज सेम दे ही रखी है। ठीक है, अब आ जाएगा लैम्डा पी बाई लैम्डा ई, ये आएगा अंडर द रूट एम ई बाई एम पी, तो ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब देखो एक बार बोर मॉडल डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप, बोर मॉडल वर्सेस डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। देखो ये होगी एक ऑर्बिट, अब इसमें वेव होगी तो कैसे होगी, ऐसे मान लो n वेव है, n वेव्स हैं एक ऑर्बिट में, तो ये क्या हो जाएगी लैम्डा पूरी n लैम्डा। और एक ऑर्बिट की जो होती है आपकी आपकी जो वो होती है, इस पूरी का पेरीमीटर होता है 2πr, पूरी ऑर्बिट की लेंथ आ गई 2πr। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करो n इंटू h/p, p की जगह mv जाएगा 2πr। अब देखो हम 2π को इधर ले, my को उधर nh/mv को इधर ले जाएंगे, ये 2π आ गया नीचे, इक्वल टू क्या आ जाएगा mv आ गया ना भाई बोर मॉडल। और ये लैम्डा यहाँ पे रखा हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ से। ठीक है, तो ये था आपका बोर मॉडल। अब आएगा आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग, अब आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें इसने क्या बताया कि किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और उसके जो मोमेंटम है, उनका प्रोडक्ट h/4π से ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है। ठीक है, बस ये था आपका हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। लेकिन इस पे क्वेश्चन आते क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आता है इस पे, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, स्टेटमेंट मिलेगी कि भाई चेंज इन जो आपका वो है, चेंज इन पोजीशन है वो इक्वल टू है चेंज इन मोमेंटम के, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ
पार्टिकल। आप देखो सीधा पुट कर, इन दोनों को सेम कर देंगे, डेल्टा पी स्क्वायर में देखो ये आ जाएगा मास ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्क्वायर। अब देखो मास ऑफ पार्टिकल ले लेते हैं हम अपनी तरफ से 1 के, अपनी तरफ से नहीं, क्वेश्चन में गिवन मिलेगा ये 1। अब देखो ये पूरा हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। अब आ जाएगा Vp ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, या फिर 4 को बाहर निकाल के लिख दो, ये आ जाएगा अंडर वो ये 1/2 अंडर द रूट h बाई पाई। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, लिखते हैं आप आगे। देखो स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइट कितने होते हैं? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हम पढ़ने, इसके बाद का टॉपिक है भाई हमारा, देखो वो गया है N1 और N2 से N1। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन्स का फॉर्मूला आएगा N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 बाय 2। अब देखो कई बार ऐसा आता है कि ग्राउंड शेड में आए तो N1 कितना होगा 0, तो ये हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे n इंटू n, ये 0 n प्लस 1 बाई 2। अब देखो when इलेक्ट्रॉन कम टू ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इक्वल टू n इंटू n2 को ले लो n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब जैसे आ जाए लाइमन बामर पास्टन सीरीज फॉर स्पेशल रीजन्स, स्पेशल रीजन्स के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हो जाएगा n2 माइनस n1। ठीक है भाई, ये आ गया अपन स्पेक्ट्रल लाइन्स के जो तीनों फॉर्मूले आपके सामने, इनसे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। अब इसके बाद आते हैं हमारे क्वांटम नंबर। देखो अब आता है टॉपिक क्वांटम। देखो क्वांटम नंबर, सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टेल्स अबाउट शेल, जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ इसकी वैल्यू हो सकती है आपकी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो होगी ऑर्बिट के इक्वल, n कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, और ये एनर्जी क्यों पता है, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर बाई वो z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये एनर्जी के लिए भी, एनर्जी में भी काम आता है। और इसका जो एक वो भी होता है, जो एंगुलर मोमेंट होता है nh बाई 2 पाई, इसको फाइंड करने में भी इसका यूज किया जाता है। ये जो n है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसमें भी जो ये जो n है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ नहीं, बस वो जो जिस ऑर्बिट में है ना वही है, बस ऑर्बिट जिस सेल में, देखो जैसे k सेल में है, l सेल में है, m सेल में है, n सेल में। तो फर्स्ट अगर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम तो फर्स्ट ऑर्बिट में, और 2 है तो सेकंड ऑर्बिट में, 3 है तो थर्ड ऑर्बिट में, 4 है तो फोर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, दूसरा है जी मॉडल क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो ये क्या डिनोट करता है, ये बताता है सब शेल्स के बारे में, टेल्स अबाउट सब शेल। और जो L की वैल्यू होती है ना, N
जो एल की वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेके n-1 तक, वैल्यू ऑफ n। ठीक है, 0 से लेके n-1 तक। एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे n दे दिया 1 तो l आएगा सिर्फ 0, लेकिन जब दे दिया n दे दिया 2 तो l की वैल्यू हो सकती है 0 और 1। अब देखो इसमें क्या डिनोट करता है, 0 जो होता है ये s को रिप्रेजेंट करता है, दिखा रखा है टेल्स आउट सबशेल, ये s सबशेल का होता है, और ये वाला हो जाता है p सबशेल का। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 तो l हो जाएगा 0 1 2 3। ये तीनों वैल्यू नहीं होती, देखो अगर n है 1 और l है n है 1 तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 से n-1 0 ले लो एक, और n-1 क्या आएगा 0, क्योंकि ये 1 है 0, इसकी होगी a की वैल्यू होगी बस इसकी, n अगर 1 के इक्वल तो l की a की वैल्यू होगी, और 0 जो l होता है ना 0 होता है s सबशेल के लिए। अब n इक्वल टू 2, इसकी हो सकती है 2 वैल्यू, एक तो 0 और एक n-1। ठीक है, इसकी 2 वैल्यूज हो सकती है, अगर 0 आई इसकी वैल्यू तो s सबशेल में वो इलेक्ट्रॉन, और 1 आई तो ये है p सबशेल में इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू 3 में हो सकती है 4 वैल्यू 0 1 2 3। अगर l की वैल्यू इस केस में 0 है, ये 4 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है इतनी सारी, एक बार में इतनी नहीं होगी। 0 है अगर l की वैल्यू तो इसकी होगी s सबशेल, 1 है तो p सबशेल, 2 है तो sp d सबशेल, और 3 है तो f सबशेल। ठीक है, ये है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड है, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखना L इज इक्वल टू है, और इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -L टू +L, -L2 +L, ये इसकी वैल्यू है, और इसका लेते हैं हम एग्जांपल। ठीक है, जो मान लो L की वैल्यू दे रखी है आपको 2, तो m की वैल्यू क्या होगी, -L से -L से सबसे सीधा लग गया, 2 से 2 -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, अब देखो L2 किसके लिए होता है, 0 s के लिए, एक p के लिए, और 2 होता है d ऑर्बिटल के लिए। अब सबको पता है कि d सबशेल जो उसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो इसके लिए ये वाला है, और इस ऑर्बिटल के लिए है, इस ऑर्बिटल के लिए -2, इस ऑर्बिटल के -1, इस ऑर्बिटल के लिए है 0, इस ऑर्बिटल के है +1, इस ऑर्बिटल के लिए है +2। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है कि भाई कितने ऑर्बिटल है। ठीक है, ठीक, अब देखो अब आता है लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, देखो इसकी वैल्यू होती है ±1/2। देखो ये डिनोट करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनका, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सेल सेम n हो जाएगा इनका सेम 2 इलेक्ट्रॉन्स का। दूसरा जो सबशेल है spd वो सेम हो जाएगा, l सेम हो जाएगा। तीसरा मैग्नेटिक जो ऑर्बिटल है m सेम हो जाएगा। लेकिन चारों क्वांटम नंबर हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होते हैं। अब उसमें जो है ये आता है स्पिन क्वांटम, जो एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अलग करता है। देखो दोनों है डिफरेंट स्पिन में, एक पॉजिटिव स्पिन एक नेगेटिव स्पिन। अब ये मान लो ये ऊपर है, ये पॉजिटिव स्पिन है, तो s इसके लिए हो जाएगा +12 और इसके लिए हो जाएगा -12। ये कहता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये मैंने बताया अभी। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है √s × s +
एस इंटू एस प्लस टू, बाहर लिख दो एच बाई टू पाई, या फिर एस इंटू एस प्लस टू, ये हो गया ऐसे, ऐसे भी डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। देखो एक एक्जीमुदल क्वांटम नंबर पे रह गया थोड़ा सा, क्वांटम नंबर जो L है ना, इसमें आता है एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उसका फार्मूला होता है L इंटू एल प्लस टू, ऊपर पूरे के रूट और 12 मल्टीप्लाई में आएगा h बाई टू पाई। L इंटू एल प्लस टू और h बाई टू को हम नोट करते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका एजीमुथल क्वांटम। अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है, इक्वल टू 2l प्लस 1, 12 प्लस 1, और इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस 1, ठीक है, हो गया। ये थे भाई आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में थोड़ा सा आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि एन से डिनोट किया जाता है। देखो इसमें आता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, आ गया एन स्क्वायर, और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2n स्क्वायर, हो गया। ये हो गया भाई आपके क्वांटम नंबर्स। अब आता है क्वांटम नंबर्स के बाद आपका होफबाउ प्रिंसिपल। होफबाउ प्रिंसिपल है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग होगी ना ऑर्बिटल्स में, सेल्स में, वो होगी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सबसे कम एनर्जी लेवल, फिर उसके बाद उससे ज्यादा लेवल, उसके बाद उससे ज्यादा लेवल। इसके लिए होता है टेबल 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p 8s, ठीक है। सबसे पहले होगी इनमें फिलिंग, उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, फिर आ जाएगा 4s, फिर आ जाएगा 3d 4p, और फिर आएगा 5s, फिर आएगा 4d, फिर 5b, फिर आएगा 6s, अब आएगा 4f, फिर 5d, फिर 6b, फिर 7s, अब आएगा 6d 5f 6d 7p और 8s। ऐसे होगी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, ठीक है। ये हो गया आपका होफबाउ प्रिंसिपल। अब आता है पोलीज एक्स पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये एक ऑर्बिटल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कभी भी सेम स्पिन में नहीं होंगे, तो ये पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है। एक आता है फिर हुन्स रूल। हुन्स रूल में क्या है, देखो सबसे पहले मान लो ये डी ऑर्बिटल 1 2 3 1 2 3 4 5। हुन्स रूल में क्या है कि सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फील होंगे इनमें, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक, इसके बाद पेयरिंग शुरू होगी ऐसे। ये आपका हुन्स रूल, ठीक है। इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट। इसमें हमने नीट में
पूछे जाने वाले सभी टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। आप तैयारी करते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।